जय हिंद, पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से जो टेस्ट नंबर होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 17 था, उसको हम लोग आज कवर करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए, ये जो टेस्ट है ये 19/10/2025 का ये टेस्ट सीरीज है, आप देख रहे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टेस्ट में कवर करेंगे करंट अफेयर्स रहेगा और क्वेश्चन बैंक से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी प्यारी से फैमिली को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद कर रहे हैं कि अगला नेक्स्ट ईयर जो आपका दीपावली हो ना, वो डबल स्टार के साथ में, ठीक है। उम्मीद यही करेंगे, कामना यही करेंगे भगवान से। तो आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड प्लीज अब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपका होमवर्क सीरीज के साथ साथ आपको कल डबल स्टार दरोगा टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड है, तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा। मैं उसका वीडियो भी भेज दूंगा, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, दीपावली हो छठ हो, पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि समुद्र शक्ति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ना समुद्र शक्ति, ये किसके बीच हुआ है, तो याद रखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, तो बिल्कुल सही है। ये द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है और ये समुद्री अभ्यास है और ये 7वां संस्करण नहीं है। ये जो समुद्र शक्ति जो हुआ है, ये ना आपका 5वां संस्करण है। 5वां, 7वां नहीं, ये 5वां संस्करण है। ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल आपका हाँ किया गया था, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, याद कीजिए ऑस्ट्रिया हिंद का आयोजन जो हुआ था वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या होता है कि ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास होता है। और याद रखिए, ऑस्ट्रा हिंद जब हुआ था ना, वो आपका चौथा संस्करण था। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ, ये 5वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। और खंजर, अगर बात करते हैं खंजर की, तो खंजर का 12वां संस्करण हुआ, ये ध्यान रखिए, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। और आपको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास होता है, इसका नाम कोलंबो, कोलंबो में हुआ था। द्विपक्षीय अभ्यास है जो आपके भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर केवल यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया। देखिए, पहला लैटिन अमेरिकी देश बोला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा उरुग्वे। लेकिन क्वेश्चन है क्या का कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन है, तो याद रखिए नीदरलैंड। पहला देश कौन है, नीदरलैंड है। लेकिन यहाँ पे कुछ पूछना है कि पहला लैटिन अमेरिका देश कौन है, तो उरुग्वे है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, कुछ याद रखिएगा कि उरुग्वे जो दिख रहा है ना, उरुग्वे याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का दूसरा छोटा देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का दूसरा छोटा देश कौन है, तो उरुग्वे है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो सुनिएगा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप मिल के क्या बनते हैं, तो लैटिन अमेरिका बनते हैं, ठीक है। मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप मिलकर क्या बनते हैं, तो लैटिन अमेरिका बनते हैं। और ध्यान रखिएगा, देखिए भारत में इच्छा मृत्यु मृत्यु वैध है वैध है, लेकिन याद रखिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय, याद रखिएगा, ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। तो भारत में इच्छा मृत्यु वैध है लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये उरुग्वे जो है ना, उरुग्वे आपके दक्षिण अमेरिका का देश है, उरुग्वे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर की, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि एनएसजी का स्थापना 16 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी, लेकिन 1986 में अधिनियमित किया गया था एनएसजी को, ठीक है। अभी वर्तमान में एनएसजी के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीनिवास, याद रखिए कौन है, तो श्रीनिवास जो है वर्तमान में क्या है, एनएसजी के अभी वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है। इसका संचालन कहाँ से होता है, तो हरियाणा से, याद रखिएगा। एनएसजी का संचालन कहाँ से होता है, तो हरियाणा से, मैं कल भी आपको बताया था। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में उद्घाटन किए गए एडवांस्ड नाइट विजन फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें, इसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश के निमलुरु में किया गया था, तो बिल्कुल ये इसका आंध्र प्रदेश निमलुरु में किया गया था। इसे सशस्त्र बलों के मांगों को पूरा करने के लिए भेल द्वारा स्थापित किया था। भेल नहीं, बेल, बीईएल, याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, भेल का स्पेलिंग देखिए, अगर इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, लेकिन यहाँ पे भेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा क्या होता है, इसका मतलब क्या स्थापना किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेल, बीएल, बेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर केवल यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या, सॉरी सॉरी, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि तेजस LCA Mk-1A लड़ाकू विमान किस संगठन के द्वारा विकसित किया है। देखिए, इसको जो विकसित किया गया है ना, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, HAL के द्वारा विकसित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, तेजस जो है ना, एक प्रकार का लड़ाकू विमान है, एक स्वदेशी विमान है, ठीक है। DRDO की बात करते हैं तो स्थापना कब होता है, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष होने समीर भी कामत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6 क्वेश्चन है क्या कि जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? तो अंजी खाट पुल। याद रखिए पहले रेल पुल का नाम क्या है? अंजी खाट पुल। और ध्यान रखिएगा ये किस नदी पे है? तो याद रखिए चिनाब नदी पे। किस नदी पे स्थित है? तो चिनाब नदी पे क्या है? स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगर हम बात करें भारत का ग्लास ब्रिज, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु में क्या है? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से आपको पता है जेड मोरा सुरंग। जेड मोरा सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम बदल के सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? और अगर हम बात करते हैं क्या, ठीक है, अब देखिए सुदर्शन झील कहाँ है? तो सुदर्शन झील आपको गुजरात में है। ओखा को द्वारका से जोड़ता है कौन? तो सुदर्शन झील। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, तो आपका गलत। देखिए अस्त्र हम लोग कहाँ छोड़ेंगे? तो जमीन पे। तो याद रखिएगा कि जमीन से ऊपर जाएगा, यानी कि सतह से हवा, ऐसे याद रखिएगा। सतह से हवा जाएगा कौन? तो अस्त्र मिसाइल, तो ये आपका गलत हो गया। और इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर से अधिक है, तो ये भी गलत है। देखिए इसकी मारक क्षमता ना 150 से 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर तक की है, तो यानी कि दोनों क्या हो जाएगा गलत, ना ही एक और ना ही दो, दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, देखिएगा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के में प्राकृतिक आपदाओं के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई? देखिए सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा कहाँ थे? तो उड़ीसा के तट पर। उड़ीसा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिए उड़ीसा से याद रखिएगा, उड़ीसा में एक सबसे बड़ी, मतलब भारत की सबसे बड़ी योजना है महिलाओं के लिए, सुभद्रा योजना। महिलाओं की सबसे बड़ी योजना है सुभद्रा योजना, जो उड़ीसा में इसको सुभद्रा योजना को लागू किया गया, मतलब ये योजना आया था 2024 में। और ध्यान रखिए इसमें कहा गया कि 50,000 रुपया दिया जाएगा महिलाओं को। कितने वर्ष के में? तो 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 50,000 रुपया दिया जाएगा, प्रति वर्ष 10,000 रुपया देगा, लेकिन 2 किस्तों में 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 2 दिन दिया जाएगा। पहला दिया जाएगा आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, और दूसरा दिया जाएगा रक्षाबंधन पे। 5-5 हज़ार रुपया किस्त करके दिया जाएगा। छाता परियोजना किस राज्य में है? तो छाता परियोजना आपको उड़ीसा राज्य में, मतलब कि छाता परियोजना किस में? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है? महाराष्ट्र को पता है कि एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, मुंबई में वेब सबमिट्स हुआ है, मुंबई में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई संचालित डिजिटल सहायक शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने को पायलट लॉन्च किया? तो ध्यान रखिए कर्नाटक ने। कर्नाटक ने एआई संचालित डिजिटल सहायक शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है, कर्नाटक ने। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान में याद रखिए नमो पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा बेंगलुरु से मोटा अनाज पर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मतलब बेंगलुरु में हुआ है। और दलहनी प्रदर्शनी पर भी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। अगला 10 नंबर कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। देखिए अब हम करते हैं विचार। क्वेश्चन है क्या कि यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। देखिए फ्रेंड्स ये आपका ना गलत है। जैसे में कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक नीति आयोग नहीं जारी करेगा, बल्कि इसको खनन मंत्रालय के द्वारा जारी किया था। खनन मंत्रालय के द्वारा। श्रेणी ए में शीर्ष 3 रैंक वाली राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। मध्य प्रदेश पहला, उड़ीसा दूसरा, असम तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे केवल आपका 2 सही हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि निर्यात सूचकांक ना, निर्यात सूचकांक जो है वो किसने जारी किया है? उड़ीसा ने। सॉरी, निर्यात सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। और इसमें टॉप राज्य, निर्यात सूचकांक में टॉप राज्य कौन है? तो गुजरात है, ये ध्यान रखिएगा। टॉप राज्य कौन है? तो गुजरात है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुआ की पूर्ण जनसंख्या के अनुपात लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है ना, वह हिम तेंदुआ को पूर्ण जनसंख्या का अनुमान लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। याद रखिए। अगर हम सिक्किम से बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, जैविक मत्स्य क्लस्टर 2025 में जारी हुआ। जैविक मत्स्य क्लस्टर 2025 कहाँ? तो सिक्किम में। और ध्यान रखिएगा भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम में है। तो 2016 में जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश लोकसभा भवन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह लोकसभा भवन के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो डेनी पोलो एयरपोर्ट है। याद रखिए डेनी पोलो एयरपोर्ट है। डेनी पोलो एयरपोर्ट है जो पूर्वोत्तर भारत का पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। सॉरी, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है डेनी पोलो एयरपोर्ट, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं लद्दाख पे, तो याद रखिए हेमिस हेमिस फेस्टिवल कहाँ होता है? तो हेमिस फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जैव ईंधन संवर्धन नीति के तहत सभी सही कथन का चयन कीजिए। जैव ईंधन संवर्धन नीति, देखिएगा अगर बात करते हैं कि जैव ईंधन संवर्धन नीति 2025 को झारखंड में शुरू किया गया था। देखिए झारखंड में नहीं, बल्कि इसको बिहार में लागू किया। कहाँ पे? तो बिहार में लागू किया गया। और इसकी घोषणा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से की गया था। तो बिल्कुल आपका सही है।
और इस नीति के तहत संपीड़ित बायोगैस की सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई थी। तो देखिए 31 मार्च 2030 तक नहीं बल्कि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि केवल राइट आंसर बोलें तो केवल आपका यहाँ पे 2 सही है, 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बिहार से या तो कुछ प्रश्न बिहार से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं बिहार, तो सुनिए बिहार 2024 में बिहार पर्व का आयोजन मधुबनी में किया गया। बिहार पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मधुबनी में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोसी मेची परियोजना सुनिएगा, कोसी मेची परियोजना की अगर हम बात करते हैं और कोसी मेची परियोजना की बात करते हैं तो कोसी मेची परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि कोसी मेची परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा, ध्यान रखिएगा तो अररिया, याद रखिएगा किसे, तो अररिया को, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल को लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं विष्णुपद कॉरिडोर और औद्योगिक गलियारा कहाँ बनाया जाएगा, तो गया जी में, गया जी में बनाया जाएगा विष्णुपद, याद रखिएगा विष्णुपद कॉरिडोर और अयोध्या, मतलब कि विष्णुपद कॉरिडोर और औद्योगिक गलियारा कहाँ बनाया जाएगा, तो गया जी में बनाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि बिहार में एयरपोर्ट, आपको पता है कि अभी हाल ही में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया बिहार में नरेंद्र मोदी के द्वारा और राष्ट्रीय पर्यटन नीति को बोधगया में लाया गया, ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय पर्यटन नीति को कहाँ लाया गया, तो राष्ट्रीय पर्यटन नीति को बोधगया में लाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत की पहली जैव संवर्धन नीति कहाँ लागू हुई, तो सिक्किम में। क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली जैव संवर्धन नीति कहाँ लागू हुई है, तो सिक्किम में। पहली जैव संवर्धन नीति कहाँ पे, सिक्किम में। पहला राज्य सिक्किम है, दूसरा राज्य कौन है, तो दूसरा राज्य लागू करने वाला कौन है, तो बिहार है। दूसरा राज्य कौन है, तो केरल है। पहला जैव संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है और दूसरा राज्य कौन है, तो केरल है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बिहार में रामसर साइट, आपको पता है कि बिहार में 5 रामसर साइट अभी वर्तमान में हो गए। पहला कांवरताल झील बेगूसराय में है, नागी नकटी, दूसरा तीसरा जमुई में है, उदयपुर जो है आपके उदयपुर आपके कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में है, गोकुल जलाशय कहाँ है, तो बक्सर जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा 5 जो है रामसर साइट बिहार में अभी वर्तमान में शामिल है। तो देखिए फ्रेंड, बिहार से इतने सारे फैक्ट्स यहाँ पे मैं क्लियर किया हूँ ताकि अगर बिहार से क्वेश्चन आया तो आपका छूटे ना, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में सबसे शीर्ष तथा सबसे अंतिम स्थान पे क्रमशः किसका है? देखिए, विश्व प्रेस सूचकांक में ना टॉप पे नॉर्वे है, सबसे अंतिम स्थान इरिट्रिया का है। अगर बात करते हैं भारत का, तो भारत का स्थान ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 151वां है। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 176वां है। शांति में भारत का स्थान 115वां है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान कितना है, 10वां है। एसडीजी में भारत का स्थान कितना है, तो 99वां है। पासपोर्ट इंडेक्स में पहले 77 था लेकिन अब इसको बढ़ के 85 हो गया, 85वां स्थान है। भूख इंडेक्स में भारत का स्थान पहले 105वां था लेकिन अब 102वां स्थान हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर कि बिझिमझाम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह बंदरगाह केरल के कोच्चिन तट पर अवस्थित, देखिए केरल में है लेकिन कोच्चि नहीं, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पे, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो पहला गलत हो गया। इसे अडानी समूह की सहायता से तैयार किया गया था, आपका सही है। इसकी गहराई 18 से 20 मीटर होने के कारण बड़े टैंकर व जहाज आसानी से इस बंदरगाह में आते हैं। तो ये आपका, अगर हम बात करते हैं क्या कि ये भी आपका क्या सही है, तो इसमें से 2 युग्म क्या है सही है और 1 युग्म क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि आगामी जनगणना के तहत भारत के सभी घरों के सदस्यों के शैक्षणिक और रोजगारों के आंकड़ों को एकत्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। देखिए, आगामी जनगणना के अनुसार ना कहा गया है कि सभी घर शैक्षणिक रोजगार के आंकड़ा 2026 में इसको पेश किया जाएगा, ठीक है। भारत की जनगणना 2026-27 पे आधारित है और शिक्षा और संपत्ति की गणना करेगी पहले। देखिए, भारत में जनगणना होगा सबसे पहले ना किस पे होगा, तो शिक्षा और संपत्ति पे। शिक्षा पे होगा और संपत्ति पे, आपके पास कितना शिक्षा है, आपके पास कितना संपत्ति है, इस पे गणना किया जाएगा पहली बार, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, भारत में गणना ना 2 प्रकार से होंगे। देखिए, पर्वतीय राज्य कहा गया है क्या कि पर्वतीय राज्य में गणना होगा अक्टूबर 2026 में। अक्टूबर 2026 में पर्वतीय राज्य में गणना होगा, ठीक है, और ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं अन्य राज्य में जो गणना होगा ना, मार्च 2027 में, मार्च 2027 में। तो पहले होगा पर्वतीय राज्य में गणना, उसके बाद होगा अन्य राज्य में गणना। और ध्यान रखिएगा, एक गणना की घोषणा जो जनगणना की घोषणा किया गया 28 अप्रैल को, कब, 28 अप्रैल 2025 को इसकी घोषणा की गई, ये भी डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की निम्नलिखित योजनाओं में से हाल ही में अपने 10 साल पूरे किए, इनमें से कौन सी योजना भिन्न है। देखिए, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, ये आपका 10 साल हो गया है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में, इसका भी 10 साल हो गया। पीएम जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत ना सितंबर 2018 में हुआ था, ध्यान रखिए, रांची झारखंड से हुआ था, इसका नहीं। ऑप्शन नंबर सी, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए,
अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जन आरोग्य योजना। देखिए, जन आरोग्य योजना के तहत ना 34वां राज्य लागू करने वाला कौन सा है? तो 34वां राज्य हो गया आपका उड़ीसा, और 35वां राज्य कौन है? तो 35वां राज्य हो जाएगा आपका यूटी हो जाएगा, यानी कि 35वां राज्य बोले या यूटी बोले तो क्या हो जाएगा? ये दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर कि वर्तमान वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पे बोला एफडीआई के बारे में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 के कुल वृद्धि 14% दर्ज की गई है, तो बिल्कुल आपका सही है, दर्ज की गई है। एफडीआई का सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र कृषि क्षेत्र नहीं, एफडीआई का जो प्रभाव कृषि क्षेत्र नहीं है, एफडीआई के सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र कौन है? सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सेवा क्षेत्र है। भारत में राजस्व सर्वाधिक एफडीआई प्रभाव में शीर्ष पर क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तो बिल्कुल आपका सही है। सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रभावी शीर्ष अमेरिका है। तो देखिए, सर्वाधिक एफडीआई जो अमेरिका से नहीं बल्कि कहाँ से आता है? सिंगापुर से। कहाँ से आता है? सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई आता है। सिंगापुर की कंपनी है कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी के द्वारा सबसे ज़्यादा जो एफडीआई प्रभावी है, जो सबसे ज़्यादा सिंगापुर के कैपिटल इन्वेस्ट कंपनी से आता है, ध्यान रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका यहाँ पे आपका 2 और 4 गलत हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो यूएसए, अमेरिका है। भारत का सबसे बड़ा, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा दूसरा भागीदार अमेरिका है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। दूसरा कौन है? तो दूसरा कौन है? तो चीन है। लेकिन कहा गया कि 2027 तक, सुनिएगा, 2027 तक 2027 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बनेगा? चीन होगा। दूसरा पे कौन होगा? रूस होगा। और तीसरा पे कौन होगा? तो अब अमेरिका, ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका एफडीआई, लेकिन अगर पूछे जीडीपी, जीडीपी, अब देखिएगा कि भारत में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना पता है? कृषि का योगदान 19% है। भारत में जीडीपी में कृषि का योगदान 19% है, उद्योग का योगदान 26.5% है, और सेवा का योगदान 55.6% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, 55.6%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर की मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, मोदी स्मृति चिन्ह भारत में ना बिहार में स्थापित किया गया, बिहार में, ठीक है। बिहार में मोतिहारी में, याद रखिएगा, मोतिहारी में। बिहार में 2025 में विकसित परियोजना की मंजूरी कहाँ मिली है? तो मोतिहारी में ही मिली है, ध्यान रखिए। बिहार के मोतिहारी में शुरू हुआ है, और ध्यान रखिएगा, अगर हम मोतिहारी से बात करते हैं तो बिहार में 2025 में विकसित परियोजना की शुरुआत कहाँ, मंजूरी कहाँ मिली? तो मोतिहारी में मिली है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सही सुमेलित कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे आपको जो आता है ना, पहले उसको मैच कीजिए। सबसे पहले कि सुरक्षा सलाहकार, ये आपके मध्य से दरोगा में क्वेश्चन आया था, सुरक्षा सलाहकार वर्तमान कौन है? तो अजीत डोभाल है, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या एक्सियोम स्पेस के सीईओ कौन है? तो ये है तेजपाल भाटिया है। अगर हम बात करते हैं आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका है। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 4 3 1। आपको पता है अंतरिक्ष में खेती करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये शुभांशु शुक्ला गए, तो वहाँ पे खेती किए थे, मतलब वहाँ पे पौधे लगाए थे, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला, ये ध्यान रखिएगा। एक्जियोम से गए थे ये ध्यान रखिएगा। अगला 20 नंबर क्या कि 78वें कांस्य फिल्म महोत्सव 2025 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अभी 78वां कांस्य फिल्म का आयोजन महोत्सव 2025 हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेगनर गौड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलिट, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्लेबर मेंडोका, ये भी सही है। और ज्यूरी अवार्ड 2025 अनोरा मूवी को नहीं दिया गया। देखिए, ज्यूरी अवार्ड 2025 जो दिया गया है ना, वो दिया गया सीरत मूवी को। किसको? तो सीरत मूवी को ज्यूरी अवार्ड दिया गया 2025, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड दिया गया किसे? तो जो ऑस्कर अवार्ड जो हुआ है उसको अनोरा मूवी को दिया गया है, और 5 अवार्ड दिया गया ऑस्कर, मतलब अवार्ड अनोरा को, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि 5 अवार्ड, ऑस्कर में 5 अवार्ड दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 4 मई आपका गलत है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग ना 3 मई को मनाते हैं, ठीक है, 3 मई को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व संचार दिवस ये 15 मई नहीं बल्कि 14 मई को विश्व संचार दिवस मनाया था। हिंदी पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को आपका सही है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 9 मई नहीं बल्कि 8 मई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सन 2025 से संबंधित पुस्तक एवं रचना के आधार पर दिए गए उत्तर का चयन करें। देखिए, अब यहाँ पे जो आपको आता है उसको आइए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं हम लोग कि अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, शशि थरूर। जनता की कहानी मेरी कहानी, बंडारू दत्तात्रेय, ये भी आपका सही है। और इन
परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बेंजामिन नेतन्याहू, ये आपका गलत है। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है नेज़्मा हेपतुल्लाह के द्वारा। नेज़्मा हेपतुल्लाह, नेज़्मा नेज़्मा हेपतुल्लाह, याद रखिए हेपतुल्लाह, नेज़्मा हेपतुल्लाह के द्वारा इसको लिखा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 सही है, 3 आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए शशि थरूर का ना एक पुस्तक है जिसका नाम है द एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये याद रखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। एक और पुस्तक का नाम याद रखिएगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय का। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? तो अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक का ध्यान रखिएगा। अनब्रेकेबल किसके? तो मैरी कॉम की। अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? तो मैरी कॉम की। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र का। संविधान संविधान संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र का है। द बिकमिंग, मिशेल ओबामा का। द बिकमिंग किसकी पुस्तक है? तो मिशेल ओबामा की द बिकमिंग पुस्तक है, मिशेल ओबामा की। अगला 33 नंबर क्या कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ये राइजिंग ईस्ट जो आपका इन्वेस्टर समिट है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 24 कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र का 20वां सत्र कहाँ किया गया? देखिए वनों पर संयुक्त राष्ट्र का 20वां जो संयंत्र है ये कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क में। अगर हम बात करते हैं क्या कि पेरिस, आपको पता है कि पेरिस में एआई समझौता हुआ था। पेई में यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ? यूनेस्को का सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ है। यूनेस्को का सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है, ठीक है। और न्यूयॉर्क से याद रखिएगा कि यूएनओ महासभा का 80वीं बैठक कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ। 80वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो एना लेना बेयरबॉक ने करेंगे, एना लेना बेयरबॉक, ठीक है। रियो डी जेनेरियो आपको पता है कि 17वीं जो ब्रिक्स समिट 2025 में हुई है कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरियो में हुई है। और कजान रूस में आपको पता है कि 16वीं ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? तो कजान रूस में, यानी कि कजान रूस में 2024 में सबमिट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2025 में किसके द्वारा किया गया? देखिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में आयोजन जो किया गया वो विधि एवं न्याय मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल कार्यालय के द्वारा, ठीक है। और खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा पता है आपको चिराग पासवान है, उन्होंने अगर हम बात करते हैं उन्हें सुफलाम योजना किसने शुरू किया है? तो सुफलाम योजना खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय चिराग पासवान ने शुरू किया है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय अन्वेषण, आपको पता है भारत पोल पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया? गृह मंत्रालय और केंद्रीय मतलब कि सीबीआई ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है 26 नंबर। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन बैंक का प्रश्न, मतलब प्रीवियस ईयर दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या है, कौन सा स्थान पूर्वी घाट पर स्थित है? देखिए तूतीकोरिन जो है ना आपको पूर्वी घाट पर स्थित है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहला, थोड़ा सा आंसर बता दो, थोड़ा सा वेट कीजिए। 14 भाषा थी, लेकिन बाद में वर्तमान में कितने? तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? तो 22 भाषा है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं सिंधी, पहली जो संविधान पहली 8वीं अनुसूची में पहली भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम है सिंधी, जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये हो गया 15वां। अब बात करते हैं क्या, एक और संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें तीन भाषा को जोड़ा गया था। इसका ट्रिक नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, 3 भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो ये हो गया 15, 16, 17, 18, 4 भाषा और जोड़ा गया था। तो 4 भाषा जोड़ा गया था, याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, यही 92वां संविधान 2003 के तहत बोर्ड मास, याद रखिए ट्रिक बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो संथाली भाषा जोड़ी गई थी। और याद रखिएगा बिहारी हिंदी में कुल 3 भाषा है। बिहारी हिंदी में कितनी भाषा? 3 है। कौन कौन? तो याद रखिए मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, क्या योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? देखिए योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, 15 मार्च 1950 में, ये ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का गठन किया गया था। और ध्यान रखिए योजना आयोग का गठन हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके योजना आयोग का गठन किया गया था। इसके स्थान पर लाया था नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 में। योजना के स्थान पे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आया था। नीति आयोग को भारत का सुपर कैबिनेट कहते हैं, नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है 1957 में बलवंत राय मेहता, 1957 में यहाँ पे एक डेट दिख रहा होगा, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में, ये ध्यान रखिएगा।
और 1955 में आपको पता है कि एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। नेक्स्ट है सही मेल करना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, नगर निगम को ना महापौर कहते हैं, महापौर इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ग्राम पंचायत को सरपंच इसका देख-रेख करता है। राज्य का बात करते हैं राज्यपाल और भारत का संघ में प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, 2, 3, 4 हो जाएगा, ए, बी, डी, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नगर निगम, आपको पता है कि नगर निगम जो है भाग 9 के क्लाउज़ क में है, ठीक है, और ग्राम पंचायत क्या है, तो भाग 9 में वर्णित है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। क्वेश्चन 31 नंबर क्या कि जीआई जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया था? देखिए, जीआई टैग जो प्रदान किया था ना, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और डब्ल्यूटीओ के अभी हेड कौन है, तो नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला, बहुत अच्छा नाम है इनका, देख ही रहे हैं, नागोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम है। और ये याद रखिए, नाइजीरिया से, ठीक है। और ये डब्ल्यूटीओ देख रहे हैं ना, डब्ल्यूटीओ, ये गैट, जी ए डबल टी गैट का गठन होता है 1945 में, और इसके स्थान पे क्या होता है, डब्ल्यूटीओ आता है। अब देखिए, अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं ना, तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करना। अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं, तो जीआई टैग का अधिनियम आता है 1999 में। जीआई टैग को मतलब कि देने की घोषणा हुई थी 2003 में, लेकिन सबसे पहले दिया गया 2004 में। किसको दिया गया, तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग सबसे पहली बार दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि बक्सर के युद्ध समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम, ये ध्यान रखिएगा। कौन था? तो शाह आलम था, हाँ, शाह आलम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर की अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? देखिए, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है स्वतंत्र कार्यपालिका, यही आपका अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शक्ति का विभाजन, ये जो है ना, ये आपका संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की विशेषता है, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन है, तो ये केवल आपके है संसदीय सरकार की विशेषता। विधायिका और कार्यपालिका के अंतर संबंध, ये संसदीय सरकार की विशेषता। और यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया, आप रीजनिंग बना लीजिएगा। 35 नंबर की बोस-आइंस्टीन कंडेंसर में होता है बहुत कम गतिज ऊर्जा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर में क्या होता है, बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, चौथा अवस्था प्लाज्मा, 5वां अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है। नेक्स्ट है क्या, 36 में मुंगेर जिला किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती? देखिए, मुंगेर जिला की जिले तो मधेपुरा जिला की स्थलीय सीमा नहीं लगती। 37 नंबर की पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? तो याद रखिए, पोरबंदर को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क से। भारतमाला परियोजना किससे? तो सड़क से है। अगर सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सड़क घनत्व आपको सबसे ज़्यादा केरल में देखने को मिलेगा। और राजमार्ग का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। देखिए, सड़क घनत्व केरल में और राजमार्ग घनत्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्या कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को। आपको पता है कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इनका नाम याद रखिए, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, और एक और क्या है, लाल पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, और ठीक है, तो 4 लोगों को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, और किसे, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, कोयना नदी पे, ठीक है। और महाराष्ट्र में याद रखिएगा, एक जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। फ्रेंड्स देखिए, वहाँ 5 लोग को ही दिया गया था, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया था, ठीक है? और ये बात करते हैं क्या कि मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है? कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, और एक छूट गया था चौधरी चरण सिंह, याद रखिए, चौधरी चरण सिंह, इनको भी दिया गया था, ठीक है? और एम एस स्वामीनाथन तो है ही, ठीक है? तो 5 लोगों को 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया था, वही मैं क्लियर करना चाह रहा था आपको। अगला क्वेश्चन है क्या, 40 नंबर क्या, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? देखिए, अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं ना, तो अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से, ठीक है? और अनुच्छेद 21
से अंततः संबंधित है निजता का अधिकार और विदेश घूमने का अधिकार, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल उबलता है। पहाड़ों पर जल उबलता है कब? तो समुद्र के तल से कम ताप पर, ध्यान ध्यान रखिएगा। और ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में क्या होती है? कमी होगी। जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु दाब में क्या होगी? कमी होगी। और पहाड़ों के तल में कम ताप होता है, पहाड़ों पर जल उबलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक बचा हुआ शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 21 के क्लाउज कॉम है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और धार्मिक कार्यों का प्रबंध अनुच्छेद 26 में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 42 नंबर कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा। डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम्स का प्रयोग होता है? तो किस एंजाइम्स को प्रयोग करते हैं? तो लाइगेजेस का प्रयोग करते हैं, लाइगेजेस का। अगला है 45 नंबर क्या कि डेमेस्टियस किसके समकालीन थे? देखिए डेमेस्टियस जो थे ना, डेमेस्टियस वो किसके समकालीन थे? तो याद रखिए शालीशुका के। ठीक है। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हिंद यूनानी, क्वेश्चन आता है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हिंद यूनानी कौन थे? तो डेमेस्टियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्या राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? बताइए। मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए राज्यपाल सिफारिश करते हैं। ऑप्शन एक सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से ना ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होता है। ठीक है, राज्यपाल के अंदर विधानसभा भंग करनी ये है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राज्य में संबंध तंत्र ठप होने पर, तो ये भी क्या है? सही है। राइट आंसर 1 3 अब 4 होगा, 2 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पे है? तो दिलवारा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू पर्वत पे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। 48 नंबर की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ियों चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है ना वो बैडमिंटन से। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्या कि त्वरित कार्यबल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? त्वरित कार्यबल जो है किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो सीआरपीएफ का है। 50 नंबर के समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? समाजवादी जो विचार है वो पर्यावरण संरक्षण को स्वीकार करता है, आर्थिक समानता को करता है, पूंजी को करता है, लेकिन निजी संपत्ति को नहीं करता है। 51 नंबर की अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंतर विवाह। अब देखिए यहाँ से ना आपको विषम चुनना है। अब देखिए पैर टकना, सिर पेट, हाथ कले, तो सिर पेट क्या होगा ना, यही आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन सा है? तो आपको पता है कि बेंगलुरु को कहते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो दीवान। कौन देखता था? तो दीवान देखता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या 2SO2 प्लस O2 2H2 ऊष्माक्षेपी है तो यह क्या होगा? तो उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, बिल्कुल सही है। यौगिक का गुण मूल तत्वों के भिन्न होता है, ये भी सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से नहीं, मिश्रण जो बनता है ना भौतिक संयोजन से बनता है। मिश्रण किससे बनता है? तो भौतिक संयोजन से, तो यही गलत है। और मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? देखिए सैडल पीक जो है ना आपके उत्तरी अंडमान पे क्या है? अवस्थित है। ठीक है। दक्कन पास जो है ना दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास स्थित है। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो अग्नाशय का भाग है, अग्नाशय। थल सेना स्थल से नौसेना क्या हो जाएगा? नौसेना जल में रहते हैं ना, जल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में एक सत्य कथन है। तो अम्ल में लाल, क्षारक में पीला, मिथाइल ऑरेंज। अगला है कि लोकसभा के विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? तो लोकसभा का 10वां हिस्सा सीट आवश्यक होनी चाहिए। 62 नंबर क्या कि अंतर्राज्यीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 9 साल का। कार्यकाल कितने वर्षों का? 9 साल का, ये ध्यान रखिएगा। 63 नंबर क्या कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? चुनावी क्षेत्र का परिसीमन में ये नहीं कर सकता है। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक। अब पंचायतों के सीटों में आवंटन में ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में कौन करता है? वो जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं ना, तो ये नहीं होगा। और पंचायतों के सीटों में आवंटन कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो निम्न से कौन सत्य है? कौन सत्य है? अब पूछा जा रहा है क्या सत्य कौन है? तो सत्य तो आपको कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से सत्य है कौन है? ये दोनों क्या है? असत्य है। कौन नहीं कर सकता? सत्य पूछा जाता है 1 2 हो जाएगा, मतलब नहीं है, मतलब 1 2 आपका गलत हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्या 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो MS खान ने। किसने किया था? MS खान ने। 65 नंबर की भारत और फ्रांस में संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित होता है? तो याद रखिए डेजर्ट नाइट। और भारत और जापान के बीच में क्या होता है? वरुण अभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच में क्या होता है? वरुण अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI कंपनी किस नाम से विकसित कर रहा है? तो ये किस नाम से विकसित करेगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको करेगा भारत GPT से। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया था तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय।
69 नंबर की मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा होती है। तो मुक्त रूप से जो ऊर्जा गिरती है ना, वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। अगला 70 नंबर कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन-सा है? तो उसका मापने वाला उपकरण जो है आपका कौन-सा है? तो याद रखिएगा प्लेनियोमीटर है, प्लेनियोमीटर। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? देखिए पीर पंजाल जो है ना, पीर पंजाल जो आता है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। 72 नंबर के संगम साहित्य में मूवेंद्रा में कौन-सा 3 राज्य का वर्णन है? तो याद रखिए मूवेंद्रा में चेर, चोल, चेर और पांडव का वर्णन है। 73 नंबर के निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन-सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। 74 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, काइकोटिकल केरल का सही है, हिमाचली नृत्य जो है आपका कुल्लू घाटी का सही है, कोली महाराष्ट्र का सही है, यक्षगान राजस्थान का बल नहीं, यक्षगान कहाँ का? तो कर्नाटक का। कहाँ का? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? तो अकबरनामा का तीसरी जिल्द का नाम है आईने अकबरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और होमवर्क सीरीज तो आपको चल ही रहा है, साथ में आपको डबल स्टार टेस्ट सीरीज है, उसे आप जरूर देखिएगा। होमवर्क आज का लिखिएगा। होमवर्क आपको करंट अफेयर्स में मिला है, पेज नंबर 34 से 36 पढ़ना है, ठीक है। और ज्योग्राफी में भारत का अपवाह तंत्र बहुदेशीय परियोजना पढ़ के आना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।